कहानी की शुरुआत होती है बेन और उसके कजन एली से, जो एक ज्वेलरी शॉप तक हीरो की डिलीवरी करने जा रहे होते हैं। एली इस काम में नया है, इसलिए उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा होता है। बेन उससे पूछता है कि इसने अपनी बंदूक साथ रखी या नहीं और उसे तैयार रहने को कहता है। दूसरी तरफ डेविस नाम का एक बेहद शातिर चोर को दिखाया जाता है। वो ऐसा अपराधी है जिसने कई बड़ी वारदातें की हैं, लेकिन कभी कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा। अपने नए प्लान के तहत वो एक आदमी मसूद का पीछा कर रहा होता है, जिसकी कार में उसने पहले ही ट्रैकर लगा दिया था। डेविस सही मौके का इंतजार करता है और फिर अचानक मसूद की गाड़ी को एक सुनसान सड़क पर रोक देता है। जैसे ही मसूद गाड़ी से उतरता है, डेविस उस पर बंदूक तान देता है। वो उससे पूछता है कि उसके पास कोई हथियार तो नहीं, और जवाब मिलने पर उसका फोन लेकर पिन पूछता है। इसके बाद वो मसूद को कार की डिक्की में बंद कर देता है और खुद उसका फोन लेकर वहां से निकल जाता है। इधर ज्वेलरी शॉप पर सैमी बेन से एली के बारे में पूछता है और फिर उसे एक ब्रीफकेस देता है जिसमें नकली हीरे होते हैं। असलियत में वे लोग 2 सेट हीरे ले जा रहे होते हैं, जिनकी कीमत करीब $3 मिलियन होती है। असली हीरे बेन ने अपने मोज़ों में छिपा रखे होते हैं। सैमी उसे कहता है कि एली को इस बारे में कुछ न बताया जाए। बाहर आते वक्त सैमी एली की बंदूक चेक करता है और उसे देखकर मजाक उड़ाते हुए एक बेहतर हथियार दे देता है और साथ ही कहता है कि काम खत्म होने के बाद उसे लौटा देना। वो इशारा करता है कि उनकी सुरक्षा के लिए एक और गाड़ी उनका पीछा करेगी। जैसे ही बेन और एली वहां से निकलते हैं, डेविस पहले से ही दुकान के बाहर मौजूद होता है और चुपचाप उनका पीछा करने लगता है। जब वे एक सुनसान डिलीवरी पॉइंट पर पहुंचते हैं, तभी डेविस नकाब पहनकर उनकी गाड़ी से टक्कर मारता है और दोनों को बंदूक की नोक पर ले लेता है। एली डर के मारे हिल भी नहीं पाता। फिर डेविस बेन को उसके घर की लाइव वीडियो दिखाकर धमकाता है और उसकी पत्नी का नाम लेकर साफ कर देता है कि उसके आदमी वहां मौजूद है। वो दोनों से अपने फोन और हथियार अपनी गाड़ी में डालने को कहता है, जिसे एली तुरंत मान लेता है। डेविस साफ कहता है कि उसे ब्रीफकेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे सिर्फ असली हीरे और उनका सर्टिफिकेट चाहिए। शुरुआत में बेन अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन डेविस उसे समझा देता है कि ये हीरो के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालने का कोई मतलब नहीं। आखिरकार बेन हार मान जाता है और बताता है कि असली हीरे उसके बाएं मोजे में छिपे हैं। वो उन्हें निकालकर डेविस को दे देता है। डेविस हीरे लेकर जल्दी से वहां से निकल जाता है और जाते जाते मसूद को अपनी कार की डिक्की से बाहर निकाल देता है ताकि मामला ज्यादा ना बढ़े। इसी बीच एली ने चुपके से अपनी पुरानी बंदूक निकाल ली, जो उसने छुपाकर रखी हुई थी। जैसे ही डेविस वहां से निकलने लगा, एली ने बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा दिया, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। बंदूक मिसफायर हो गई। इतनी नजदीक से भी गोली नहीं चली और डेविस बच गया। हालात समझते ही डेविस ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने गाड़ी रिवर्स में डाली और तेज रफ्तार से वहां से भाग निकला। शहर की सड़कों से होते हुए वो सीधे एक सुनसान पार्किंग गैराज में जा घुसा। वहां पहुंचकर उसकी हालत साफ बता रही थी कि वो अंदर से हिल चुका है। आज वो मौत के बेहद करीब था। थोड़ा संभलने के बाद उसने अपनी आंखों से कॉन्टैक्ट लेंस निकाले, खुद को साफ किया और गाड़ी को ढक दिया ताकि पहचान न हो सके। फिर बिना समय गवाए उसने दूसरी गाड़ी ली और वहां से गायब हो गया। उधर केस की जांच अब डिटेक्टिव लू और उसके पार्टनर के हाथ में थी। वे बेन से पूछताछ करते हैं और उसकी टाइमिंग पर शक जताते हैं। ठीक उसी दिन जब वो $3 मिलियन के हीरे ले जा रहा था, उसी दिन लूट हो जाती है। और सबसे बड़ा सवाल, चोर को उसकी पत्नी का नाम कैसे पता था? बेन सीधे इनकार कर देता है कि उसने कोई जानकारी लीक नहीं की। तभी एली बीच में बोल पड़ता है और मान लेता है कि उसने चोर पर गोली चलाने की कोशिश की थी, लेकिन निशाना चूक गया। डिटेक्टिव्स भी सोच में पड़ जाते हैं कि जब चोर के पास मौका था तो उसने खुद गोली क्यों नहीं चलाई। लू का मानना था कि ये काम किसी प्रोफेशनल का है, ऐसा अपराधी जो लंबे समय से इन लोगों को ट्रैक कर रहा था। और खास बात, वो बेवजह की हिंसा से बचता है और वारदात करके तुरंत इलाके से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ डेविस अपने फ्लैट पर पहुंच चुका था। उसने हीरो को एक कप में डालकर छिपा दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना नकाब देखा, उस पर खून के हल्के निशान दिखाई दिए। ये देखकर उसे अचानक याद आया कि जिस गाड़ी को वो गैराज में छोड़कर आया है, उसमें भी खून के सबूत हो सकते हैं। शाम होते होते वो अपने पुराने साथी मिस्टर मनी से मिलता है, जो चोरी का माल ठिकाने लगाने का काम करता है। बातचीत के दौरान डेविस बताता है कि आज का काम थोड़ा बिगड़ गया था, वो मरते मरते बचा है। वो ये भी कहता है कि उनका अगला प्लान काफी खतरनाक लग रहा है और शायद वो अब उसे करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर मिस्टर मनी सीधा सवाल करता है, तो क्या इससे बेहतर कोई प्लान है तुम्हारे पास? डेविस जवाब देता है कि वो कुछ नया सोच रहा है। उसी रात डेविस एक नई जानकारी जुटाने में लग जाता है, शरेन नाम की एक महिला के बारे में, जो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। दूसरी ओर शरेन इस समय मुनरो नाम के एक बेहद अमीर आदमी को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रही होती है। वो उसकी आलीशान जिंदगी की तारीफ करते हुए उसे मनाने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि उनकी कंपनी ऐसे ही लोगों की सुरक्षा के लिए है। बात लगभग बन ही जाती है, लेकिन तभी शरेन से एक गलती हो जाती है। वो मुनरो की होने वाली मंगेतर को उसकी बेटी समझ बैठती है। इस छोटी सी चूक से डील थोड़ी डगमगा जाती है। बाद में जब उसके साथी पूछते हैं कि डील फाइनल हुई या नहीं, तो वो कहती है कि अभी फैसला बाकी है। इसी बीच वो अपने बॉस फिल से प्रमोशन की बात भी करती है, लेकिन फिल साफ जवाब देने से बचता है। इसी दौरान ये भी सामने आता है कि जो $3 मिलियन के हीरे चोरी हुए हैं, उनका इंश्योरेंस शरेन की ही कंपनी ने किया था। फिल उसे कहता है कि पुलिस में उसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, इसलिए वो इस केस को संभाले। अगर चोर जल्दी पकड़े
पकड़े गए तो कंपनी को भारी रकम चुकाने से बचाया जा सकता है। लेकिन शेरिन इस केस में पढ़ना नहीं चाहती, वो मुंड्रो वाली डील पर ही ध्यान देना चाहती है। तभी उसकी साथी मलीन मौके का फायदा उठाकर आगे आती है और कहती है कि वो इस केस को संभाल लेगी। मजबूरी में शेरिन को मानना पड़ता है। उधर ज्वेलर सामी से भी पूछताछ जारी रहती है। डिटेक्टिव्स को शक है कि कहीं इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए ये पूरी लूट खुद ही प्लान तो नहीं की गई, लेकिन सामी तुरंत अपना बचाव करता है। वो कहता है कि वो पिछले 27 सालों से ईमानदारी से अपना बिजनेस चला रहा है और अपनी मेहनत से 2 और स्टोर खड़े किए हैं। सैमी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उसने डिलीवरी की जानकारी किसी को कॉल पर नहीं दी, सिर्फ एक ईमेल भेजी थी। इसी बात से डिटेक्टिव लू को शक हुआ कि कहीं चोर ने उसी ईमेल को हैक करके पूरी जानकारी तो नहीं कर ली। उधर डेविस अपने हैकर को पैसे देकर शारन की ऑनलाइन एक्टिविटी खंगालने में लगा था। वो जानना चाहता था कि वो किन किन लोगों से जुड़ी है। अब ये साफ हो चुका था कि डेविस सिर्फ चोरी की प्लानिंग नहीं करता, बल्कि पहले से ये भी पता लगाता है कि किसके पास कौन सी महंगी चीज है और उसका इंश्योरेंस किस कंपनी ने किया है। इसी बीच एक दिन रेड लाइट पर रुके हुए डेविस की गाड़ी को पीछे से एक महिला माया टक्कर मार देती है। वो गुस्से में उससे उलझने लगती है कि उसने अचानक गाड़ी क्यों रोकी। डेविस शांत रहकर उसे सिग्नल दिखाता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। माया घबराई हुई बताती है कि वो लेट हो रही थी और गाड़ी उसके बॉस की है। मामला संभालने के लिए माया उससे इंश्योरेंस डिटेल मांगती है ताकि वो सही तरीके से क्लेम फाइल कर सके। हालांकि गलती उसकी थी, लेकिन डेविस पुलिस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था। उसने तुरंत पैसे निकालकर नुकसान की भरपाई करने की बात कही। माया को ये अजीब लगा। उसने पूछा कि क्या वो हमेशा इतनी कैश साथ रखता है, लेकिन डेविस ने बात टालते हुए जल्दी निपटाने की कोशिश की, मगर माया ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये कंपनी की गाड़ी है। आखिरकार डेविस को मजबूरी में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी दिखानी पड़ी। दूसरी ओर शारन एक काफे में डिटेक्टिव लू से मिलती है ताकि हीरो की चोरी पर बात हो सके। वो सुझाव देती है कि ज्वेलर और कोरियर दोनों का लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए। लू तुरंत समझ जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी भुगतान से बचना चाहती है। बातचीत के दौरान लू कुछ डेटा शेयर करता है जिससे शक होता है कि इस पूरे मामले में इंश्योरेंस कंपनी के अंदर का कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है। वो इशारा करता है कि जिन लोगों का इंश्योरेंस होता है उन्हीं के यहाँ चोरी हो जाती है। इसके बाद लू थाने जाकर पुराने केस खंगालता है। वो छोटे मोटे और ज्यादा हिंसक मामलों को अलग कर देता है, क्योंकि अपराधी बिना जरूरत हिंसा नहीं करता। जो केस बचते हैं उनमें उसे एक पैटर्न नजर आता है। लगभग सभी घटनाएं हाईवे 101 के आसपास हुई हैं। हर बार चोरी बेहद साफ सुथरे तरीके से की गई और अपराधी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। अब लू को यकीन हो जाता है कि इन सभी वारदातों के पीछे एक ही शख्स है। लेकिन जब वो अपनी थ्योरी अपने बॉस के सामने रखता है, बॉस साफ कह देता है कि पुराने केस दोबारा खोलने से डिपार्टमेंट की छवि खराब होगी और मीडिया में बदनामी होगी। उनका फोकस सिर्फ केस बंद करने के आंकड़े बढ़ाने पर है। निराश होकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि जिन लोगों को पहले पकड़ा गया शायद वे असली अपराधी नहीं थे। उधर डेविस का साथी मिस्टर मनी अब अगला काम किसी और से करवाने की सोचता है, क्योंकि डेविस ने इसे बहुत जोखिम भरा बताकर मना कर दिया था। इसके लिए वो ओरमान नाम के एक खतरनाक आदमी से संपर्क करता है। ओरमान को ना किसी की जान की परवाह थी, ना किसी नुकसान की। उसके लिए बस काम पूरा होना मायने रखता था, इसलिए वो तुरंत तैयार हो जाता है। अगले दिन प्लान के मुताबिक एक डिलीवरी एजेंट हीरो से भरा ब्रीफ केस लेकर आता है, जो उसकी कलाई से हथकड़ी के जरिए बंधा होता है। जैसे ही वो अंदर जाने लगता है, पीछे से ओरमान उस पर हमला कर देता है। वो बंदूक दिखाकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को डरा देता है। उसकी हरकतों से साफ था उसमें जरा भी रहम नहीं था। ओरमान ने कुरियर वाले पर बेरहमी से हमला किया, उसे इतना पीटा कि आखिरकार उसने चाबी दे दी। फिर उसने वहाँ मौजूद एक महिला को पकड़कर जबरदस्ती सारे गहने एक बैग में भरवाए। जाते जाते उसने फायरिंग भी की और फिर आराम से वहाँ से निकल गया। उसी दौरान डेविस ने माइक के नाम से माया को मैसेज किया और डिनर के लिए पूछा। माया मान गई, लेकिन उस रात वो थोड़ी देर से पहुंची। जगह उसे काफी महंगी और अजीब सी लगी, तो उसने कहा कि वो कहीं सिंपल जगह जाना पसंद करेगी। दोनों वहाँ से निकलकर एक स्ट्रीट फूड स्पॉट पर पहुंच गए। डेविस की अब तक की ठंडी और अकेली जिंदगी में माया जैसे रंग भर रही थी। उनकी मुलाकात अच्छी रही और दोनों के बीच एक कनेक्शन बनने लगा। माया के जाने के बाद डेविस पास ही लगे टीवी पर नजर डालता है। ब्रेकिंग न्यूज में सुबह हुई ज्वेलरी शॉप की लूट दिखाई जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक लुटेरे ने पूरा समय मोटरसाइकिल हेलमेट पहना हुआ था, जिससे उसकी पहचान छिपी रही। इस वारदात को पहले हुई हाई प्रोफाइल चोरियों से जोड़ा जा रहा था, लेकिन पुलिस के पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं था। डिटेक्टिव लू जब इस फुटेज को ध्यान से देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। जगह, समय और तरीका तो पहले वाले पैटर्न से मिलता है, लेकिन इस बार लुटेरे का व्यवहार अलग था। पहले वाला चोर हमेशा हिंसा से बचता था, जबकि इस बार अपराधी बेहद आक्रामक था। लोगों को पीट रहा था, डराने के लिए गोली चला रहा था। लू को शक होता है कि या तो अपराधी बदल गया है या फिर किसी और ने उसी स्टाइल की नकल की है। उधर डेविस गुस्से में मिस्टर मनी के पास पहुंचता है। वो उससे नाराज होकर पूछता है कि उसका प्लान किसी और को कैसे दे दिया गया। मनी उसे उल्टा ताना मारता है कि जब वो खुद डर रहा था तो अब शिकायत क्यों कर रहा है। डेविस साफ कहता है कि ये पैसे का नहीं, भरोसे का मामला है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच तनाव साफ दिखने लगता है। इसके बाद मनी और ओरमान मिलकर एक नया खेल रचते हैं। इस बार वे खुद लूट नहीं करेंगे, वे डेविस को काम करने देंगे और बाद में उसी से माल छीन लेंगे। यानी पूरा खतरा डेविस उठाएगा और फायदा वे दोनों उठाएंगे। इस प्लान के तहत मनी ओरमान को उस हैकर का नाम भी देता है जिससे डेविस संपर्क करता है, ताकि उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। जल्द ही डेविस अपने सोर्स से नई जानकारी लेकर निकलता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ओरमान उसकी गाड़ी पर चुपके से ट्रैकर लगा चुका है। घर लौटने के बाद डेविस
शरण के बारे में रिसर्च करता है, उसका शेड्यूल, उसकी आदतें, सब कुछ। अगले दिन वो बिल्कुल आम तरीके से उससे मिलता है। बातचीत की शुरुआत उसकी कार की तारीफ से होती है। शारन मजाक में कहती है कि जिंदगी इतनी छोटी है कि बोरिंग गाड़ियों में नहीं बिताई जा सकती। जब वो डेविस से उसकी कार के बारे में पूछती है तो वो स्टाइल में जवाब देता है, ये दिन पर निर्भर करता है। फिर वो उसे एक गेम खेलने को कहता है, अगर वो उसकी कार का मॉडल सही बता दे तो वो उसे चाबी दे देगा। शारन अंदाजा लगाती है, रंग तो सही निकलता है लेकिन मॉडल गलत हो जाता है। इसी मजेदार बातचीत के साथ दोनों के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है। डेविस यहाँ भी अपना नाम माइक ही बताता है। उधर पुलिस स्टेशन में लू अपनी टीम के साथ आखिरी कैमरा फुटेज का चेक करता है। वो पूछता है कि क्या संदिग्ध कभी हाईवे 101 के आसपास दिखा है, लेकिन जवाब नहीं मिलता है। इस पर लू निष्कर्ष निकालता है कि आखिरी कैमरा लोकेशन और हाईवे के बीच कहीं उसने गाड़ी बदली होगी। वो पूरे इलाके की सर्च का आदेश देता है। इसी बीच माया पहली बार डेविस के घर पहुंचती है। अंदर आते ही उसे अजीब सा एहसास होता है। घर बहुत खाली लग रहा था, जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। माया ने घर के माहौल को देखते हुए कहा, यहाँ ना तुम्हारी कोई फोटो है ना कोई याद, सब कुछ इतना खाली क्यों है? डेविस ने बात टालते हुए कहा कि उसे ऐसी चीजें पसंद नहीं है। माहौल हल्का करने के लिए उसने म्यूजिक चला दिया और माया उसे खींचकर डांस करने लगी। मजाक में उसने कहा कि किसी को तो तुम्हें इंसान बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे डेविस भी खुलने लगा और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं। अगली सुबह डेविस को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तुरंत अपनी गाड़ी चेक की और उसमें लगा एक ट्रैकर ढूंढ निकाला। बिना वक्त गवाए उसने नया फ्लैट ले लिया और अपनी लोकेशन बदल ली। इसी दौरान डिटेक्टिव लू को उस पार्किंग गैराज में छोड़ी गई संदिग्ध गाड़ी मिल जाती है। फोरेंसिक टीम को वहाँ खून का एक छोटा सा निशान भी मिलता है। लू उसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजता है, उम्मीद करते हुए कि इससे कोई ठोस सुराग मिल जाएगा। दूसरी तरफ डेविस शरण से एक आर्ट म्यूजियम में मिलता है। डिनर के दौरान शरण अपने काम के बारे में बताती है। वो अमीर क्लाइंट्स की महंगी चीजों का इंश्योरेंस करती है। तभी डेविस सीधे मुद्दे पर आता है और बताता है कि उनकी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। वो पहले से उसके बारे में जानता था और उसे एक ऑफर देना चाहता है। शरण तुरंत समझ जाती है कि वो किस तरह का आदमी है। वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि उसने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। लेकिन डेविस पलट कर कहता है कि जिन अमीर लोगों को वो इंश्योरेंस देती है वे खुद कितने ईमानदार हैं ये भी सोचना चाहिए। बात बढ़ती है और शरण गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाहर निकलते ही डेविस की नजर उस बाइक सवार पर पड़ती है जो उसका पीछा कर रहा था। वो तुरंत उसके पीछे लग जाता है। काफी देर तक बचते बचाते भागने के बाद वो शख्स एक गाड़ी से टकरा जाता है और गिर पड़ता है। घायल हालत में वो पास के एक बिल्डिंग में घुसता है और डेविस भी उसके पीछे पहुंच जाता है। बंदूक तानकर वो उसे चेतावनी देता है कि उससे दूर रहे। इसी बीच एक अलग जगह पर शैरन योगा क्लास में डिटेक्टिव लू से टकराती है। तभी लू को एक कॉल आती है, हाईवे 101 के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो गोलियां चलती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो एक नाबालिग लड़का था। लू का मानना था कि उसके पास हथियार भी नहीं था, फिर भी पुलिस ने उसे मार गिराया। इस घटना के बाद लू के बॉस सारे पुराने केस बंद कर देते हैं, ये कहकर कि वही लड़का सभी चोरियों के पीछे था। मामला खत्म। लेकिन लू इस बात से सहमत नहीं था। उसे यकीन था कि असली अपराधी अब भी बाहर है। उधर इंश्योरेंस ऑफिस में मैलीन को सराहना मिल रही थी। मुनरो के साथ चल रही बड़ी डील आखिरकार पूरी हो गई थी। असल मेहनत शैरन ने की थी, लेकिन आखिरी साइन मैलीन ने लेकर सारा क्रेडिट ले लिया। शैरन फिर अपने बॉस से प्रमोशन की बात करती है, लेकिन वो फिर टाल देता है। जब शैरन गुस्से में कहती है कि वो अपने सारे क्लाइंट्स लेकर दूसरी कंपनी में चली जाएगी, तो उसका बॉस उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसकी उम्र में कोई उसे नौकरी नहीं देगा। ये सुनकर शैरन अंदर से टूट जाती है। उधर लू को डीएनए रिपोर्ट मिल जाती है। वो उसे ध्यान से देखने लगता है, उम्मीद करते हुए कि शायद यही उसे सच्चाई तक पहुंचा दे। इसी बीच शैरन अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला लेती है। वो डेविस से संपर्क करती है और उसके ऑफर पर बात करने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसे बताती है कि जल्द ही मुनरो की शादी में कुरियर आने वाला है, जो करीब $5.5 मिलियन के हीरे और घड़ियां लेकर आएगा। सिक्योरिटी बेहद कड़ी होगी, लेकिन सिस्टम में कुछ कमियां भी हैं। वो ये भी बताती है कि मुनरो टैक्स बचाने के लिए करीब $1 मिलियन कैश में पेमेंट कर रहा है और इस कैश पर कोई इंश्योरेंस नहीं है, यानी अगर वो चोरी हो जाए तो उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा। ये सुनकर डेविस सोच में पड़ जाता है। वो पूछता है कि कैश की सिक्योरिटी कैसी होगी, लेकिन शरण को इसकी पूरी जानकारी नहीं होती। इंश्योरेंस सिर्फ हीरो पर है, कैश इस दायरे से बाहर है। डेविस थोड़ा हिचकिचाता है। प्लान बहुत जोखिम भरा लग रहा था, लेकिन शरण उसे समझाती है कि इतनी बड़ी रकम के बाद वे सब कुछ छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। डेविस शांत होकर जवाब देता है, पैसा तभी मायने रखता है जब तुम उसे लेकर जिंदा बाहर निकल सको। दूसरी तरफ डीएनए रिपोर्ट आते ही मामला और साफ हो गया। उसमें डेविस का नाम सामने आ चुका था। अब डिटेक्टिव लू सीधे उस एड्रेस पर पहुंचा जो डेविस के नाम पर रजिस्टर था। दरवाजा एक औरत ने खोला। लू ने चालाकी से अपना नाम बदलकर बताया, डिटेक्टिव लव स्निक, और पूछा कि क्या वो डेविस को जानती है। औरत के चेहरे का भाव ही काफी था। लू समझ गया कि कनेक्शन यही है। दूसरी तरफ डेविस को उसी औरत का वॉइसमेल मिला जिसमें वो उसे कॉल बैक करने को कह रही थी। जैसे ही उसने बात की, उसे पता चला कि पुलिस उसके बारे में पूछताछ करने आई थी। अब उसे साफ समझ आ गया, इन्वेस्टिगेशन उसके काफी करीब पहुंच चुकी है। इस बीच वो शरण से मिला ताकि कुरियर की डिलीवरी की सटीक जानकारी मिल सके। शरण ने अंदाजा लगाया कि डिलीवरी शुक्रवार या शनिवार तक हो जाएगी, क्योंकि रविवार को शादी है। तब डेविस ने उसे एक डिस्पोजेबल फोन दिया और सख्त हिदायत दी कि हर कॉल
कॉल के बाद सिम कार्ड नष्ट कर दे। शरण को ये सब थोड़ा फिल्मी लगा, लेकिन डेविस ने साफ कहा यही असली तरीका है, बिना सबूत छोड़े काम करना। कुछ दिनों बाद शरण ने पूरा प्लान डिटेल में निकाल लिया और डेविस को बता दिया, लेकिन तभी सब कुछ उलट गया। अचानक ओरमान वहाँ पहुंचा और डेविस पर हमला कर दिया। घबराकर शरण ने उसी वक्त हीरे और कैश से जुड़ी सारी जानकारी उसे भी दे दी। अब वो पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन किसके खिलाफ है। डरी हुई शरण सीधे डिटेक्टिव लू के पास पहुंची और सब कुछ कबूल कर लिया, पूरा प्लान, पैसा, हर डिटेल। लू ने उसे सख्ती से समझाया कि इतनी बड़ी अपराध की साजिश में शामिल होने का मतलब है कि वो खुद भी गुनहगार है। अगर ये मामला ऑफिशियल हो गया तो नौकरी तो दूर, उसे जेल भी हो सकती है। उसकी सुरक्षा के लिए लू ने उसे सलाह दी कि कुछ समय के लिए अपने घर से दूर रहे और चाहे तो उसके घर पर रुक सकती है। साथ ही उसने माइक के बारे में हर छोटी जानकारी देने को कहा। इसके बाद लू एविडेंस रूम में जाकर डेविस के खिलाफ सबूत जोड़ने लगा। अब वो उसे हर हाल में पकड़ना चाहता था। उधर डेविस ने माया से कहा कि उसे काम के सिलसिले में शहर छोड़ना पड़ेगा। वो उसे खतरे से दूर रखना चाहता था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। लेकिन माया को ये दूरी पसंद नहीं आई और गुस्से में उसने रिश्ता खत्म कर दिया। उसे खोने के बाद डेविस अंदर से टूट गया और ज्यादा बेचैन हो गया। आखिरकार लूट का दिन आ पहुंचा। डेविस एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, बिना ये जाने कि ओरमान को भी प्लान की पूरी जानकारी मिल चुकी है और लू भी उसकी चाल समझ चुका है। डेविस ने चालाकी से कुरियर ड्राइवर को रास्ते में रोका, बंदूक दिखाकर उसे किडनैप कर लिया और खुद उसकी जगह ले ली। अब वो ड्राइवर बनकर कुरियर लेने जा रहा था। उधर लू भी पीछे नहीं था। वो मिस्टर फॉस्टर के नाम से अंडरकवर बनकर असली कुरियर तक पहुंच गया और खुद हीरे और घड़ियों वाला बैग लेकर नकली कुरियर बन गया। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था। एक ही गाड़ी में नकली ड्राइवर और नकली कुरियर दोनों मौजूद थे। कुछ ही देर में वे उस होटल पहुंच गए जहां मुनरो ठहरा हुआ था। कमरे में दाखिल होते ही डेविस ने बंदूक निकाल ली और सबको नीचे बैठने का आदेश दिया। फिर उसने सीधे कहा, तिजोरी में जो कैश है वो बाहर निकालो। जब लू डेविस के कहने पर ब्रीफकेस से हीरे और घड़ियां निकालकर बैग में भर रहा था, तभी अचानक एक ट्विस्ट आया। ब्रीफकेस के अंदर छुपी हुई बंदूक उसने निकाल ली और सीधा डेविस पर तान दी। उसने अपनी असली पहचान बताते हुए कहा कि वो पुलिस ऑफिसर है और डेविस को सरेंडर करना होगा। हालात पल भर में बेहद तनावपूर्ण हो गए। डेविस ने शांत आवाज में कहा कि उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और अब वो अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहता। दोनों के बीच टकराव अपने चरम पर था। तभी अचानक दरवाजा खुला और मौन अंदर आ चुका था और मौन ने बिना वक्त गवाए दोनों पर बंदूक तान दी। वो डेविस जैसा नहीं था, उसके लिए हिंसा कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने आते ही मुनरो पर गोली चला दी। कमरे में अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, डेविस ने तुरंत जवाबी फायर किया और ओरमान को वहीं ढेर कर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा खेल पलट चुका था। सब कुछ शांत होने के बाद लू ने डेविस की तरफ देखा और कहा कि वो जानता है कि हाईवे 101 पर जितनी भी चोरियां हुई उनके पीछे वही था। लेकिन उसने ये भी माना कि डेविस ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और आज भी उसने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई। लू का नजरिया बदल चुका था। उसे लगा कि डेविस कोई खतरनाक अपराधी नहीं बल्कि हालात का मारा हुआ इंसान है। उसने उसे जाने का मौका देते हुए कहा कि जितना सामान लेकर जा सकता है लेकर निकल जाए। साथ ही उसने मुनरो को भी सख्त लहजे में चेतावनी दी कि वो वैसा ही बयान देगा जैसा लू कहेगा, वरना उसकी टैक्स चोरी की जांच शुरू करवा दी जाएगी। इसके बाद लू ने बैकअप बुलाया और रिपोर्ट दी कि एक हमलावर लूट के इरादे से आया था जिसे उसने मार गिराया और मुनरो घायल हो गया। आखिर में डेविस ने अपने वादे के मुताबिक करीब $3 मिलियन शरण तक पहुंचा दिए। जाते जाते उसने अपनी शानदार गाड़ी लू के लिए छोड़ दी और खुद कहीं गायब हो गया। माया के लिए भी उसने एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें उसके बचपन की एक फोटो थी, शायद ये बताने के लिए कि वो अंदर से अब भी वही इंसान है। और इस तरह कहानी खत्म होती है, जहाँ हर किरदार अपने अपने फैसलों के साथ आगे बढ़ जाता है, कुछ सही कुछ गलत, लेकिन सबके अपने कारण थे।